साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का 18वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। छात्रों, इस पाठ में विनीता पांडे द्वारा हॉकी के महान खिलाड़ी धनराज पिल्ले का साक्षात्कार लिया गया है। साक्षात्कार का मतलब होता है बच्चों, दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत। तो यहाँ पर धनराज पिल्ले से बातचीत कर रही हैं विनीता पांडे। उन्हीं के ये इंटरव्यू के आधार पर ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या बातचीत करती हैं विनीता जी धनराज से। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। छात्रों, हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे धनराज पिल्ले, जब वे 35 वर्ष के हुए और जब काफ़ी वो प्रसिद्ध हो गए थे खेल कूद में, हॉकी के क्षेत्र में, तो उनसे विनीता पांडे जी ने एक इंटरव्यू लिया था उनका। उसी इंटरव्यू का यहाँ पर संपादित अंश दिया जा रहा है। विनीता जी पूछती हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदनाई पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। विनीता पांडे हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज जी से पूछती हैं कि आप पुणे में रहते थे, खिड़की जो क्षेत्र है वहाँ की तंग गलियों में आपका जीवन बीता। वहाँ से लेकर के जब आप इतने प्रसिद्ध हो गए हैं और आज आप मुंबई के हीरानंदनाई कॉम्प्लेक्स में, पवई कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे हैं, तो ये इतना जो आपका लंबा सफ़र रहा खेल के क्षेत्र का और अपने जीवन का, तो अपने जीवन के बारे में और इस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। देखिए धनराज जी क्या कहते हैं। धनराज पिल्ले कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। छात्रों, यहाँ पर वो बताते हैं कि हमारा जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किलों में बीता। बहुत ही हम गरीब थे और गरीबी के कारण हम अपने लिए हॉकी खेलने के लिए स्टिक भी नहीं खरीद सकते थे। कहते हैं कि हमारे जो दोनों बड़े भाई हैं वो भी हॉकी के क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी थे। वो लोग खेला करते थे, जिसके कारण मुझे भी इसका शौक लगा। मुझे खेलने के लिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांग करके ही हम खेलते थे। तो अक्सर ऐसा होता जब वो खेलते रहते तो मुझे नहीं मिलती थी। मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। जब वो लोग खेल चुके होते थे तब मुझे देते थे और मैं खेलता था। वो कहते हैं कि मुझे मेरी जो पहली स्टिक है कब मिली, जब मेरे बड़े भाई कहते हैं वो कि भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए, तो उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक मुझे दे दी। वो कहते हैं जरूर ये नई नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। आगे वो क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं मैंने अपनी
जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। छात्रों, वे बताते हैं कि जब मैं पहली अपनी राष्ट्रीय जो हॉकी है 1985 में मणिपुर में खेली थी, उस समय मैं बहुत बड़ा नहीं था। लगभग मेरी उम्र 16 वर्ष रही होगी और मैं बहुत दुबला पतला था, एकदम बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। कद काठी तो मेरी बहुत ही मजबूत या बहुत बड़ा मैं नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा दबदबा था, मेरा खेलने का ऐसा तरीका था कि मुझसे कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत ही जुझारू था, कभी भी जल्दी मैदान पर हार नहीं मानता था। वे कहते हैं मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। चाहे वो मैदान अर्थात जब मैं खेल रहा हूं या कि मैं मैदान के जब बाहर हूं, तब भी मैं बहुत ही जुझारू था, संघर्ष करता था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा अपना बांध करके मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी थी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। छात्रों, वे कहते हैं कि 1986 में मुझे क्या किया गया, मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के, अपने सामान लेकर के, बोरिया बिस्तरा मतलब अपना जो भी सामान थे उनको लेकर के मैं मुंबई चला आया सीनियर टीम के लिए। वो कहते हैं कि उस साल मैंने 1986 में, और वो कहते हैं मैं और मेरे बड़े भाई ने मुंबई लीग के लिए बहुत ही बेहतरीन खेल खेला और चारों तरफ हमारी धूम मच गई। इस प्रकार से हम लोगों ने खेल में प्रदर्शन किया, हॉकी में प्रदर्शन किया कि हमको भी ये उम्मीद हुई थी कि हो सकता है कि 1988 में होने वाले ओलंपिक के लिए मुझे चुन लिया जाए, लेकिन बुलावा नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे कहते हैं उस समय तो मुझे नहीं चुना गया, बाद में मुझे ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से मेरा जो सफर शुरू हुआ तो आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं लगातार खेल रहा हूं। विनीता जी आगे पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? विनीता जी इस प्रकार से उनसे पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन जब आप पढ़ते लिखते थे तो कैसा था, और स्कूल के दिनों की आपकी जो कुछ यादें हैं वो किस प्रकार से आज भी आपसे जुड़ी हुई हैं। धनराज कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। छात्रों, वे बताते हैं कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बहुत ही फिसड्डी था, मतलब कि पढ़ाई में बहुत अच्छा मैं नहीं था। किसी तरह 10वीं तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके आगे का मामला बहुत कठिन था। मतलब आगे की पढ़ाई करना मेरे लिए तो बहुत कठिन था। कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, इन चीज़ों को लेकर वो बोलते हैं। एक बात वो और कहते हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो हो सकता है कि मुझे एक सामान्य सी नौकरी भी आज ना मिलती, मैं कोई चपरासी भी ना बन पाता, कहीं कोई किसी भी माने ऑफिस में मुझे चपरासी के लिए भी ना रखता। लेकिन वो ये बात कहते हैं कि आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट भले ही नहीं हूँ, मैं स्नातक भले ही नहीं हूँ,
बीए भले नहीं किया हूँ, लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। मैं हॉकी के क्षेत्र में स्नातक किया हूँ, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं साइंस से स्नातक नहीं हूँ, आर्ट से नहीं हूँ, लेकिन हॉकी से मैं स्नातक हूँ, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। और वे कहते हैं कि मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हो। विनीता कहती हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। वो पूछती हैं कि आप इतने तुनक मिजाज मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, इतनी जल्दी आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा क्यों हो जाते हैं? और कभी कभी तो आप एकदम आक्रामक हो जाते हैं, क्या कारण है? वो पूछती हैं। देखिए धनराज जी क्या बताते हैं। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को, छात्रों बहुत बड़ी बात यहाँ आ रही है कि जो व्यक्ति बचपन से ही गरीबी और असह गरीबी जो सहन न की जा सके उसको झेला हो, दर दर ठोकरें खाया हो और बहुत ही असुरक्षा में जीवन व्यतीत किया हो, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन जरूर आ जाता है। वही बातें यहाँ पर धनराज जी बता रहे हैं कि मेरा जो बचपन है वो बहुत ही गरीबी में बीता है, बहुत मैं असुरक्षित महसूस करता था। और वो बताते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता था। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। छात्रों यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं अपनी माँ को देखा हूँ कि किस प्रकार से हम लोगों को पाल पोस के बड़ा की हैं, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ाने में, खिलाने पिलाने, बड़ा करने में किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, वो सारी चीजें मुझे पता है। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं, मन में जो आता है सीधे कह डालता हूं। वो कहते हैं मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं देखता हूं कि सामने वाला क्या कहेगा, मेरे मन में जो भी बातें आती हैं मैं सीधे कह देता हूं। और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। और कह देने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे पछतावा भी इन चीज़ों का होता है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। वे कहते हैं कि मैं अपना क्रोध रोक नहीं पाता हूं और दूसरे लोगों को जब मान लीजिए कोई आपस में झगड़ा कर रहा है या आपस में कुछ बातचीत कर रहा है तो मुझे उकसाने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। छात्रों जो भी बच्चे अभाव में पलते हैं, जिनके पास खाने पीने रहने ओढ़ने सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं होती, जिनको एक एक चीज़ के लिए जूझना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, ऐसे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है। वही चीज़ यहाँ पर धनराज पिल्ले के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो बचपन में जिस अभाव में जिंदगी जिए हैं जिसके कारण उनके अंदर भी इस प्रकार का चिड़चिड़ापन आ जाता है और बहुत ही जल्दी जिससे वो क्रोधित हो जाते थे। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। वो कहते हैं सिर्फ ये बात नहीं है कि मैं क्रोधित हो जाता हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, लेकिन एक बात और है कि मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। छात्रों यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरे अंदर क्रोध तो है लेकिन मैं बहुत भावुक हूँ। मैं किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों और परिवार की सबकी मैं बहुत कद्र करता हूँ। जो भी परिवार में हमारे लोग हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उन सब का भी मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए अगर मैं कोई गलत कार्य कर दिया हूँ तो उसके लिए माफ़ी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है, शर्म महसूस नहीं होती। ये बात सही है बच्चों, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमको माफ़ी मांग भी लेना चाहिए। वही चीज़ें यहाँ पर वो भी बता रहे हैं। आगे देखिए विनीता जी क्या प्रश्न करती हैं। विनीता जी कहती हैं आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, आप अपने परिवार को कितना महत्व देते हो, कितना अहमियत है आपके जीवन में, ये वो पूछती हैं। धनराज पिल्लै देखिए क्या उत्तर देते हैं। वे कहते हैं
सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता जी, कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। छात्रों, वे बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम जितने भी भाई बहन थे सब में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ क्योंकि मैं अपने भाई बहनों में छोटा हूँ और उनके साथ रहा हूँ, इसलिए उनके साथ मेरी नज़दीकी भी ज़्यादा है। वे कहते हैं कि मैं चाहे भारत में खेलता रहूं या विदेश की धरती पर रहूं, मैं रात में सोने से पहले एक बार माँ से बात जरूर करता हूं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अपनी जो भी प्रसिद्धि है, जो तुम इतनी प्रसिद्धि पाए हो, उसको संभाल कर रखना। वो आगे बताते हैं कि जो मेरी बड़ी भाभी जी हैं, वो कविता जी, वो मेरी माँ की तरह हैं और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैं उनसे भी प्रेरित होता रहा हूँ। आगे विनीता जी फिर पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? वो पूछती हैं कि जो बनावटी घास होती है, जो कृत्रिम तरीके से उगाई जाती है, ऐसी घास पर आप सबसे पहले हॉकी कब खेले? धनराज जी बताते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। वे बताते हैं कि जब मैं राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए 1988 में दिल्ली आया था, तभी मैंने कृत्रिम घास देखा। मुझे याद है कि किस तरह सुमैया और करवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। छात्रों, वे बताते हैं कि मुझे आज भी याद है कि सुमैया और कारवाल्हो ने मुझे इस कृत्रिम घास पर खेलने के लिए ये गुण बताए थे कि किस प्रकार से इस पर खेलना है, क्या किन चीज़ों का बचाव करना है, कैसे शाट लगाना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। छात्रों, वे कहते हैं जब वो लोग मुझे वहां की घास पर खेलने के लिए बता रहे थे, तब मैं बार बार झुक करके उस मैदान को छू करके ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये वास्तव में कृत्रिम घास है कि या प्राकृतिक घास है। और मुझे ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान क्या इतनी तरक्की कर लिया है कि उसने कृत्रिम घास उगा दिया है। इस प्रकार से वो अपना अनुभव बताते हैं। आगे देखिए विनीता जी क्या पूछती हैं। विनीता जी कहती हैं कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास पहली कार कब आई? छात्रों, यहाँ वो पूछती हैं कि जो भी युवा होते हैं उनको सपना होता है उनका कि उनके पास अपनी गाड़ी हो, अपनी कार हो, तो आपके पास अपनी कार कब आई? छात्रों, धनराज जी कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। वो बताते हैं कि जो मेरी पहली कार थी वो सेकंड हैंड थी और मेरे पहले के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने मुझे दे दिया था। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। वो कहते हैं कि तब तक मैं अपने खेल के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था, लोग मुझे जानने लगे थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी जिस प्रकार से प्रसिद्धि हुई, शोहरत मतलब प्रसिद्धि, जो यहाँ पर देखिए शोहरत लिखा है ना, तो वो कहते हैं शोहरत का मतलब ये नहीं है कि जब प्रसिद्धि आपकी चारों तरफ हो तो उसके साथ में पैसा भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था।
क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। वो बताते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं क्या किया करता था, लोकल ट्रेनों से सफ़र करता था और टैक्सी में मैं पर्सनल अपने लिए टैक्सी करके नहीं जा सकता था क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं था। वे आगे बताते हैं कि मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। छात्रों, वे बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी फोटोग्राफर ने मेरा फोटो खींच करके पेपर में ये खबर छाप दिया था कि हॉकी के इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज अभी भी लोकल ट्रेनों से सफ़र करते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। छात्रों, वे बताते हैं कि जब उसने इस प्रकार से पेपर में छाप दिया तब मुझे लगा कि मैं बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा बन चुका हूँ, इसलिए हमको लोकल ट्रेनों में चलने से बचना चाहिए। लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने लिए पर्सनल कार करके या पर्सनल गाड़ी करके मैं कहीं भी आया जाया करूं, क्योंकि मेरे घर की स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। मैंने धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा किया तो सबसे पहले अपनी बहन की शादी की और माँ के लिए भी कुछ पैसा मैं जहाँ माँ पुणे में रहती थी वहाँ भेजना शुरू किया। आज वो कहते हैं कि मेरे पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो कि मैं सन 2000 ईस्वी में इसको क्या किया हूँ, खरीदा हूँ। और ये भी स्पष्ट करते हैं कि किसी कारपोरेट हाउस ने मुझे ये तोहफा में नहीं दिया है बल्कि मेरी पर्सनल कमाई से ली हुई गाड़ी हुई है। ये गाड़ी जो भी मैं कार लिया हूँ ये मेरी गाढ़ी कमाई अर्थात मेरी मेहनत द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया गया उस पैसे से मैंने इस कार को खरीदा है। विनीता जी आगे पूछती हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? छात्रों, विनीता पांडे फिर सवाल करती हैं कि आप इतने सफल खिलाड़ी हैं, आपके लिए सफलता का क्या महत्व है? हॉकी के क्षेत्र में आपने इतना अपना योगदान दिया है, तो आपको इसके बदले में क्या मिला है? देखिए धनराज जी क्या कहते हैं। वे बताते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। छात्रों, वे कहते हैं कि कुछ रुपए तो जब मैं खेल के क्षेत्र में खेल रहा था तो मुझे इनाम में मिले थे, मगर आज जितना खिलाड़ियों को आज पैसे खेल के क्षेत्र में मिलते हैं इतना तो पहले नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे परिवार की थी, मेरे ऊपर उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि जिस आर्थिक तंगी में हमारा परिवार जीवन व्यतीत कर रहा था उससे हम उनको बाहर निकालना चाहते थे और उनको एक हम बेहतर जिंदगी देने के लिए प्रयास कर रहे थे। विदेश में जाकर जब मैंने खेल खेला तो वो कहते हैं वहाँ से जो कुछ कमाई हुई उससे मैंने 1964 में वो बताते हैं कि पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। सोच लीजिए आप लोग कि 2 बेडरूम का एक ये खिलाड़ी जो हॉकी के क्षेत्र का बड़ा सितारा था वो किसी तरीके से 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट वो खरीदते हैं 1964 में। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफी है। वो कहते हैं कि भले ही वो घर छोटा सा हो, हमारा घर छोटा हो, लेकिन हमारे परिवार के लिए वो बहुत बड़ा था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वो बताते हैं
कि 1999 में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने मुझे एक कॉम्प्लेक्स पवई जो ये था ऊपर आपको बताया गया था, ये मुंबई में उनको पवई में एक फ्लैट दिया गया। वो बताते हैं कि वो घर ऐसा है कि जिसके खरीदने की मेरी हैसियत तो कभी ना हो पाती, मैं उसको कभी नहीं खरीद सकता था, जिस प्रकार का फ्लैट मुझे सरकार ने दिया है। आगे देखिए, विनीता पांडे आगे पूछती हैं उनसे कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। वो पूछती हैं कि प्रसिद्ध लोगों के साथ, प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ या और भी सेलिब्रिटीज जो लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या और बड़े जो आदमी हैं, उनके साथ बैठने जब आप मंच पर होते हैं तो आपको कैसा लगता है। धनराज जी बताते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे उन सब के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। छात्रों, वो इस प्रकार से बताते हैं कि प्रसिद्ध लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। कहे कि मुझे पहले तो इस प्रकार से महसूस नहीं होता था कि मैं बहुत खास आदमी हूँ, लेकिन जब राष्ट्रपति से मिला तब मुझे लगा कि मैं भी कोई प्रसिद्ध आदमी हूँ, खास आदमी हूँ। और ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली हैं वो हॉकी की वजह से मिली हैं। ये जो मेरी प्रसिद्धि है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं जो इतना फेमस हूँ, इतना मुझे प्रसिद्धि चारों तरफ जो मिली है, उसके पीछे कारण हमारा यही है कि हॉकी के क्षेत्र में जो मेरा ये प्रदर्शन रहा है, उसके कारण ही हम इतना फेमस हुए हैं। छात्रों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।